नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर में गरजे पीएम मोदी, भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को जमकर घेरा। कहा, छत्तीसगढ़ की हर योजना में भ्रष्टाचार और नहीं सहीबो, बदल के रहीबो के लगे जोरदार नारे। राहुल गांधी का एमपी में पहला चुनावी दौरा। कहा, सरकार बनी तो पहले जातिगत जनगणना कराएंगे। साथ ही कहा, हिंदुस्तान का एक्सरे करने की जरूरत। वाशिंगटन डीसी से जयशंकर ने फिर कनाडा को दी चेतावनी। कहा, आतंकियों के प्रति उदार है कनाडा, दूसरे देश भी होते तो बर्दाश्त नहीं करते। महिला आरक्षण बिल पर लालू के नेता के बिगड़े बोल। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिया शर्मनाक बयान। कहा, अब लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं पहुंचेंगी संसद। मुंबई कोविड सेंटर घोटाले में संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने चार्जशीट में किया बड़ा दावा। संजय राउत का दोस्त सुजीत पाटकर ही है मुख्य आरोपी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बघेल सरकार को भ्रष्टाचार पर जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा है, हर योजना में भ्रष्टाचार है, छत्तीसगढ़ में अब परिवर्तन तय है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने हमारी तारीफ की तो कांग्रेस में खलबली मच गई है। 15 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस वक्त कोई बड़ा लीडर उनके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब एक मजबूत लीडर हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ का चुनाव इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर फिर से आ जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी हार के रूप में देखा जाएगा। आप पिछली बार हारे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार अगर कांग्रेस पार्टी, तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बघेल साहब की वहाँ रही, वो अच्छा काम कर रही है, तभी तो लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज जाएगा और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मसला उठाया। क्या भाषण दिया उन्होंने, वहाँ एक एक कंस्टिट्यूंसी को बाकायदा, वो उसको कहते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो चावल के धान के खेत करने वाले जो किसान हैं उनके लिए आज जो है बहुत सारा पिटारा उन्होंने खोला। भ्रष्टाचार के बारे में बताया, गोबर घोटाले के बारे में भी उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में जाएंगे, प्रचार करेंगे और जो लग रहा है कि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, इनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। जी, तो आज एक तरफ पीएम मोदी मिशन छत्तीसगढ़ में थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज से मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंका। राहुल गांधी का एमपी में आज पहला चुनावी दौरा रहा, जहां उन्होंने शाजापुर जिले के काला पीपल में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार, शिवराज सरकार को जमकर घेरा। फिर से अडानी, किसान, जातिगत जनगणना, आरएसएस का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम कास्ट सेंसस पर किया जाएगा। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान का अब एक्सरे कराने की जरूरत है। क्यों राहुल गांधी बार बार घिसे पिटे मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को कुछ और काम करना चाहिए, राजनीति उनके बस की नहीं है। आपको भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव जितवाने के लिए और आप एमपी चुनाव का, लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। आपकी भाषा जो है वो कि केंद्र में सरकार आएगी तो जनसंख्या, इसका मतलब क्या है? आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है।
केंद्र की सरकार में भी अगर आप आएंगे, देश को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, इस पे बात करनी चाहिए। तो आपने क्या किया, जो INDIA हर जगह कर रहा है कि कैसे हिंदुओं के वोट को काटा जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, आपस में ही हिंदू अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जो है आप लड़ाई लगवाओ। देश का एक्सरे करना चाहिए। आपके पास देश को आगे ले जाने का क्या विजन है, ये बताएं। बढ़ी बन जाने से, फोटो खिंचवा लेने से आप कोई लीडर नहीं बन रहे हैं। ये जाति जनगणना कर्नाटक में तो हो चुका, वहां आपकी सरकार है, क्यों नहीं लेके आते सामने? तो ये देखिए, मुझे लगता है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। कौन राहुल गांधी के सलाहकार हैं, कौन लोग उनके भाषण को लिखते हैं। भाई आपको भेजा, आप जा रहे हो कैंपेन करने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन में, सारी बातें आप वो कर रहे हो कि भाई हमारी सरकार जब आएगी। इसका मतलब है कि आप किसी स्वप्न लोक में हो कि 2024 के चुनाव के बाद आप प्रधानमंत्री बनोगे और सब कुछ बदल डालोगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। वाशिंगटन डीसी से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को फिर से जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री ने कनाडा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और चरमपंथियों के प्रति कनाडा का रवैया बेहद उदार है। कनाडा आतंकियों को आश्रय देता है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उन्हें भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देने की खुली छूट देता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, ये किसी से भारत को सीखने की जरूरत नहीं है। कनाडा में जो हो रहा है वैसा भारत के अलावा किसी और देश के साथ होता तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। एस जयशंकर बार बार कनाडा पे हमला बोल रहे हैं। क्या बैकफुट पे पूरी तरह से आ चुका है कनाडा? देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, जिन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया, उनका बाकायदा बयान आया कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। तो एक कहावत है हिंदी में कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपसे तो गलती हो गई और आपने सारी दलीलें ये दे दी जब हिंदुस्तान ने कहा कि आप अपने घर के अंदर आतंकवादियों को, सेसेशनिस्ट फोर्सेस को आप पनाहगार बना करके रखा हुआ है आपने। तो बहुत बड़ी बात विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कही कि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए। किस तरीके से आप वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे वहां पे तमाशा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा कि हमें ये सीखने की आवश्यकता नहीं है कनाडा से। खास करके आप हमारे डिप्लोमेट्स के नाम पे पोस्टर्स निकालेंगे, उनको थ्रेटिंग दी जाएगी, वो कहीं जाए तो उसके पीछे कैटकॉल्स हो, उनके परिवार को धमकी दिया जाए। ये किस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी है? आप वहां हिंदुस्तान को तोड़ने वाले संगठनों को प्रोटेक्शन देंगे, ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो ये तो कहना व्यर्थ है कि हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, ये बंदा शेर है। अमेरिका जा कर के अमेरिका और कनाडा दोनों को डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की ताकत वो बता करके आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में एक के बाद एक विवादित बयान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। मनोज झा के ठाकुरों वाले विवादित बयान के बाद अब लालू के मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का महिला आरक्षण पर विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल के नाम पर अब बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाएं आगे आ जाएंगी। महिला आरक्षण में पिछड़े और अति पिछड़े को आरक्षण देने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर संसद में बॉब कट और लिपस्टिक पाउडर वाली महिलाएं आ जाएंगी तो आपकी महिलाओं को कुछ हुकूक नहीं मिलेंगे। क्या दिक्कत है मंत्री साहब को बॉब कट और लिपस्टिक से? देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये बयान दिलवाया जा रहा है। लालू यादव के कहने पे ही मनोज झा ने वो ठाकुरों वाला बयान दिया और लालू यादव के कहने पे ही ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है। क्या है मोटो? ये राजनीतिक दल के लोग, ये दोनों ही पढ़े लिखे लोग हैं, फिनांस मिनिस्टर रहे हैं। इस तरह का बकवास ये लोग अनायास नहीं करेंगे। इन लोगों के पीछे, इस बयानों के पीछे बाकायदा एक स्ट्रेटेजिक रणनीति है। मनोज झा ने बयान इसलिए दिया कि हिंदू हिंदू को लड़ाओ,
कि भाई जहां कहीं भी ये ब्राह्मण राजपूत के ऊपर झगड़ा करवा दो, ब्राह्मण उधर जाएगा तो राजपूत हमारे पास आ जाएगा, राजपूत उधर जाएगा तो ब्राह्मण हमारे पास आ जाएगा। ये हिंदुओं को लड़ाने का, और ये बारिश सिद्दीकी मुस्लिम अकेला समुदाय है, उसके जो रहनुमा हैं, जो मौलवी मौलाना जो होते हैं, वही महिलाओं के हुकूक के खिलाफ है। शादी की उम्र हो, उनको शादी के अधिकार हो, तलाक का मसला हो, पढ़ाई लिखाई का मसला हो, नौकरी का मसला हो, ये लोग महिलाओं को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन अब तो रिजर्वेशन मिल रहा है और आरजेडी को समर्थन करना पड़ गया, मजबूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल पे पत्थर रख कर के इन लोगों ने समर्थन दिया है, तो पत्थर हट गया। तो इन मौलवी मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को कैसे बाकायदा खुश किया जाए, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी से यह बयान दिलवाया गया कि उन्होंने समर्थन तो कर दिया लेकिन हम इसमें खुश नहीं हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी कई सारे लोग, इस इंडी अलायंस के लोग ये वुमेन्स बिल के खिलाफ बोलेंगे और हिंदू धर्म के अंदर कैसे हिंदू की अलग अलग जो जातियां और समुदाय हैं आपस में भिड़े, इस रणनीति पे कांग्रेस पार्टी और प्रॉपर ये जो पूरा इंडिया अलायंस है वो उस पे काम कर रहा है। जी, आखिरी खबर में बात संजय राउत की बढ़ती मुसीबतों की। ईडी ने मुंबई के जंबो कोविड सेंटर घोटाले मामले में आरोपी सुजीत पाटकर के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में पाटकर की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। पाटकर शिवसेना सांसद संजय राउत के बेहद करीबी हैं। चार्जशीट में ईडी ने बताया कि पाटकर ने अपने पार्टनर फर्म को जंबो कोविड सेंटर दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ईडी के मुताबिक पाटकर ने किसी तरह से जंबो कोविड सेंटर के टेंडर के प्रोसेस की जानकारी पहले से ले ली थी, उसके बाद करोड़ों का मुनाफा कमाया है। क्या इसके बाद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। क्या हुआ इस पूरे केस में उसको समझ लीजिए। कोविड का समय था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, लोगों को रखने के लिए कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे थे। तो आप किसको देंगे? जो मेडिकल इस तरह की चीज़ों में वो पारंगत है, वैसी कंपनियां जो ये काम करती आ रही हैं, कम से कम इतना भी जो मेडिकल कैंप्स लगवाते हों उनको आप ये काम देंगे कि अचानक से आपने वैसे कंपनी, वैसे लोगों को आपने दे दिया पूरा टेंडर जो कभी इस धंधे में कभी थे ही नहीं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये कैसे हुआ? अब ईडी क्या कह रही है कि टेंडरिंग में तो और भी जो प्रोफेशनल लोग होंगे उन्होंने अपना बीट जो है वो डाला, लेकिन टेंडर मिला इनको। क्यों मिला? अब ईडी कह रही है कि इनको पहले से ही इसकी पूरी जानकारी थी। तो ये किस लेवल पे हुआ होगा? ये मंत्री के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे। दोस्त किसके हैं? तो संजय राउत के। तो ये पूरा का पूरा कुनबा जाएगा। और ये जब से जांच हुई है, इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे गैंग सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ शोर मचा रहा है। ये मसला बहुत ही शर्मनाक होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।